देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नेपाल को नया लीडर मिल चुका है, अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और जेनजी की क्रांति के बाद पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को सत्ता की कमान सौंप दी गई है। अगले 6 महीने नेपाल के लिए बेहद अहम है क्योंकि 6 महीने बाद नेपाल में चुनाव होना है। नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की की राह कितनी आसान है? भारत और चीन के बीच सुशीला कार्की किससे ज्यादा करीब आने वाली है, किसे चुनेंगी? नेपाल में जेनजी ने ज्यादातर सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया है और ऐसे में सुशीला कार्की सरकार कहां से अपनी चलाने वाली है, एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाली कांग्रेस का दफ्तर, गृह मंत्रालय की बिल्डिंग, काठमांडू का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इस समय नेपाल में जिधर देखिए उधर बर्बादी के निशान मिलेंगे। नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन नेपाल में अभी भी हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। नेपाल में अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होना है। 50 साल पिछड़ चुके नेपाल को पटरी पर लाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करनी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होगा कैसे? महज 2 दिन के अंदर नेपाल में किस कदर विध्वंस हुआ है, ये उसकी नई और बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। काठमांडू में ये नेपाली कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। 1 हफ्ते पहले इसी दफ्तर से पूरे नेपाली कांग्रेस का कामकाज होता था, लेकिन आज यहाँ सब कुछ राख हो चुका है। हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। इस एंट्री पॉइंट से होते हुए नेपाली कांग्रेस के दफ्तर में जाने का रास्ता है और शुरुआत में ही आपको यहां पर जो तबाही के नजारे हैं वो यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जितनी यहां पर खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ जला दिया गया। कांच ही कांच इस वक्त यहां पर मौजूद है। सीढ़ियों से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, ये यहां पर रिसेप्शन एरिया होता था। नेपाली कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें फिलहाल यहां पर लगी हुई हैं और यहां पर आपको इस तरीके से राख ही राख नजर आएगी। जो रसोई का सामान है, जो कप हैं या फिर कुर्सियां हैं, सब कुछ जली हुई हैं। पूरा फर्नीचर जला हुआ है और फिलहाल ऊपर अगर आप देखेंगे चारों तरफ दीवारें जो हैं पूरी तरीके से जली हुई नजर आएंगी। एंट्री हम कर रहे हैं, हमारे साथ नेपाली कांग्रेस के कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नवींद्र झा नाम है मेरा। नवींद्र झा जी, मैं अप्रैल में आया था, बिल्कुल सही दफ्तर था। अब जो गुस्सा फूटा, मैं तो देख रहा हूँ सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ रिसेप्शन था आपको, हाँ, और जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों के डॉक्यूमेंट रखने का यहाँ बॉक्स बनाया गया था। जैसे आप आए, कोई उनके विजिटिंग कार्ड अथवा कोई दिए निमंत्रण कार्ड यहाँ रखा जाता था, वो लोग आते थे, ले आते थे। एंट्री पॉइंट था ये, एंट्री पॉइंट था। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता था जो अंदर आता था। जी जी। कोषाध्यक्ष का ऑफिस था यहाँ पर। क्या नाम है कोषाध्यक्ष? उमेश श्रेष्ठ। उमेश श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष का कमरा है जी, उनका कमरा ही यहाँ से ही पूरा आर्थिक कारोबार यहीं से कमांड होता था। ये देखेंगे पूरी दीवार जो टेम्परेरी बनाई जाती है सब कुछ टूट गई। सब कुछ, खिड़कियां, दरवाजे, चौखट, बाहर का एरिया सब कुछ जल गया। कांच के टुकड़े यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से देखिए ये दूसरा कमरा होगा। ये किसी और के बैठने की जगह थी, लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल सब, ये किसकी जगह थी? ये भी सचिवालय था यहाँ पर। जी, यहाँ पर ये भी सचिवालय था। कांच ही कांच है जो कि पैरों में घुस सकता है और तबाही का मंजर दिखाते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये कमरे की हालत आप देख लीजिए, इसी से अंदाजा लगा सकता है। असल में मैं आपको बताऊं, जो हमें जानकारी मिली कि मॉब ने 2 तरफ से घेरा, यानी कि एक फ्रंट पॉइंट से घेरा और एक दूसरी तरफ से घेरा। ये देखिए पूरी कालक ही कालक इस वक्त यहां पर है और इस तरीके से जो गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्से में जो पूरी मॉब थी, उन्होंने इस पूरे सचिवालय को घेरा और घेरने के बाद इसे आग के हवाले कर दिया। पर्दे जलाए गए, फर्नीचर जलाया गया। जिस भी कमरे में आप जाएंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आएगी और बर्बादी इस तरीके की कि अब ये रिपेयर नहीं हो सकता। पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा का कमरा हो या महामंत्रियों का कमरा, रिकॉर्ड रूम हो या नेपाली कांग्रेस समेत जवाहरलाल नेहरू के इतिहास से भरी पड़ी लाइब्रेरी, 9 सितंबर को उग्र भीड़ ने सब कुछ जला दिया था। नेपाल कांग्रेस की आलीशान बिल्डिंग को भीड़ ने आगे और पीछे से घेरकर पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राख, टूटा हुआ फर्नीचर,
टूटा हुआ कांच यहां पर देखने को मिल रहा है और हम भी अब कोशिश कर रहे हैं यहां से बाहर निकलने की, क्योंकि यहां पर अब फिलहाल ये बिल्डिंग जो है वो सेफ नहीं है, सब कुछ जर्जर हालत में है। गुस्सा लोगों का, तख्ता पलट, सरकार की नीतियां, करप्शन, बेरोजगारी, युवाओं के लिए रोजगार नहीं, नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इस बात का गुस्सा। लेकिन जो दफ्तर थे, प्राइवेट दफ्तर, सरकारी दफ्तर, सबको आग के हवाले किया गया। और इस दफ्तर में मैं अप्रैल के महीने में आया था, यहां पर एक नेपाली कांग्रेस के जो लीडर थे उनका इंटरव्यू करने के लिए हम पहुंचे थे, तब सब कुछ ठीक था। ये तो मुझे लग रहा है अब ये कभी सही नहीं हो पाएगा। इसका सही नहीं होता है, बहुत टाइम लगेगा इसको। सब कुछ आपको डिमोलिश करना पड़ेगा। हाँ, रिफॉर्म करना पड़ेगा पूरा संरचना। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और सरकार से जुड़े लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया। ये पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का दफ्तर है। इसकी दरों दीवारों पर अभी भी ओली के खिलाफ जेनजी के गुस्से के सबूत नजर आ रहे हैं। कमरा, हॉल, मीटिंग हॉल, रिकॉर्ड रूम सब जलकर राख हो चुका है। आपको यहीं की तस्वीरों से अंदाजा लग जाएगा कि जो लोगों का गुस्सा था, आक्रोश था, वो किस तरीके से निकला। जो मॉब थी, जो आंदोलन चल रहा था जेनजी का, उसके अंदर जो तस्वीरें सामने आई, आप अंदर की तरफ यहां पर देखेंगे, ये रिसेप्शन का एरिया है। यहां पर जो भी आता था उसकी एंट्री यहां पर की जाती थी और रिसेप्शन का एरिया पूरी तरीके से जल गया है। पूरी फॉल सीलिंग नीचे पड़ी हुई है, कांच के टुकड़े हैं। ये मीटिंग हॉल की आप तस्वीरें देखेंगे तो यहां पर सारी कुर्सियां आपको जली हुई नजर आएंगी, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। और जो एक गुस्सा फूटा वो पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों पर भी फूटा। ये देखिए कितना बड़ा ये मीटिंग हॉल था, जो कि अब पूरी तरीके से खाक में तब्दील हो चुका है। यहां पर पार्टी की जो तमाम मीटिंग होती थी, नेता यहां पर आते थे, वो इसको भी टारगेट किया गया। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो जितनी खिड़की दरवाजे हैं उन सब को तोड़ दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। और ये पहला दफ्तर नहीं है, सीपीआई का, नेपाली कांग्रेस का, इसके अलावा पार्लियामेंट, सब पर इसी तरीके से गुस्सा जो है वो इसका फूटकर निकलकर सामने आया। नेपाल में इस समय कदम कदम पर बर्बादी की ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये काठमांडू के कोटेश्वर इलाके में बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। भीड़ ने इसे 9 सितंबर को जलाया था, लेकिन धुआं 4 दिन बाद भी उठ रहा है। इस बिल्डिंग में नेपाल के पूर्व पीएम और माओवादी पार्टी के लीडर पुष्प कमल दहल का पैसा लगा था, जिसे गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और लूटपाट के बाद फूंक डाला था। एक बेहद बड़ा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, जिसके अंदर तमाम तरीके का यहां पर सामान मिलता था। ग्रोसरी से लेके सारा सामान इस मार्केट के अंदर मिला करता था। लेकिन इस पूरी मार्केट को आग के हवाले कर दिया गया। जहां जहां आपकी नजर जाएगी इस तरीके से पूरी जली हुई बिल्डिंग और धुआं ही धुआं फिलहाल इस बिल्डिंग के अंदर नजर आएगा। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर नेपाल की लगातार काम कर रही है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाए। हालांकि आग जो है वो बुझ गई है, लेकिन अभी भी आग, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर लगाई गई थी, कि कूलिंग प्रोसेस अभी भी यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल आर्मी भी यहां पर मौजूद है और क्योंकि बिल्डिंग पूरी जल चुकी है, इसीलिए लोगों को दूर रहने के लिए भी यहां पर कहा जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह ये आग यहां पर लगी होगी। एक बार इस तरफ की तरह से तस्वीर भी हम आपको दिखा दें कि धुआं जो है वो अभी भी इस जली हुई बिल्डिंग के अंदर से निकल रहा है। काठमांडू के इसी इलाके में ये गृह मंत्रालय की बिल्डिंग है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन था, भीड़ ने उसे भी जला दिया। बिल्डिंग के परिसर में खड़ी सैकड़ों मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया था। कोटेश्वर इलाके में ट्रैफिक पुलिस का स्टेशन जलकर खाक। काठमांडू के कोटेश्वर में भी जब गुस्सा भड़का लोगों का, जेनजी का, युवा पीढ़ी का, उसके बाद जो दिखा उसको आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोटेश्वर में एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन यहां पर है, जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। यहां पर बाहर जितनी बसें, गाड़ियां खड़ी हुई थी, आप देखेंगे पूरी तरीके से बस जलकर खाक हो चुकी है। इसी तरीके से जितनी भी गाड़ियां, ट्रक, टेम्पू, बाइक यहां पर खड़े हुए थे, सबको भीड़ ने, उग्र भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है गृह मंत्रालय प्रभाग कोटेश्वर नेपाल, जिसके अंदर ट्रैफिक
प्रहरी दफ्तर है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर है, इस बिल्डिंग को आग के हवाले किया गया और फिलहाल जो मलबा है या फिर जली हुई बिल्डिंग है उसमें सफाई का काम चल रहा है। ये पूरी बिल्डिंग अगर आप ऊपर देखेंगे, जितने खिड़की दरवाजे हैं उन सबको जलाकर खाक किया गया। ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में जिन गाड़ियों का चालान काटा जाता है, जिन्हें रखा जाता है थाने के अंदर, वो जितनी आप देखेंगे, अगर आप यहां पर काउंट करने की कोशिश करेंगे तो सैकड़ों यहां पर ये मोटरसाइकिल हैं। सभी मोटरसाइकिल जो है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। नेपाल को नया लीडर मिल गया है। जेन जी की क्रांति के बाद पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को सत्ता की कमान सौंप दी गई है। हालांकि जेन जी अभी सरकार में शामिल नहीं हुए हैं। जेन जी नेताओं का कहना है कि वो अभी बाहर से सरकार के कामकाज को मॉनिटर करेंगे। अभी कैबिनेट के बाद अभी करेंगे, कैबिनेट के बाद भी होगा उस सर। आई थिंक जेन जी का प्रभाव रहेगा। जेन जी कौन मिनिस्टर बनने पे जेन जी का मत भी रहेगा। अब डिपेंड करता है जेन जी का कोई लीडर उधर जाकर मिनिस्टर होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है। पर जेन जी का प्रभाव जरूर रहेगा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। सवाल यह है कि सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल किस रास्ते पर चलेगा। नेपाल की नजदीकियां चीन के साथ ज्यादा होगी या फिर भारत की तरफ झुकाव बढ़ेगा। जेन जी आंदोलनकारियों ने नेपाल की बागडोर बालेंद्र शाह की जगह सुशीला को क्यों सौंपी? जेन जी ने सुशीला कार्की के सामने क्या शर्तें रखी? क्या सुशीला कार्की अगले 6 महीने में वो डिलीवर कर पाएंगी जो वादा उन्होंने किया था? नेपाल की नई सरकार के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कहां से राजकाज चलाए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद, राष्ट्रपति भवन, हेल्थ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग, सिंह दरबार समेत ज्यादातर सरकारी इमारतों को अपने हाथों से ही जला दिया है। हालांकि जेन जी नेता कह रहे हैं कि ना तो उनका मकसद सत्ता पलटना था और ना ही तोड़फोड़ और आगजनी में उनका हाथ है। ये कुछ उत्पातियों की कारस्तानी है जिन्होंने उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। वैंडलिज्म के पीछे कुछ इंटेंशनल और कुछ ऑर्गेनाइज्ड काम हुआ था जेन जी के नाम पे। आप अभी फोटो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, नेपाल प्रहरी अभी सभी फुटेज को लेकर इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ किन किन लोगों ने किया था, कैसे कैसे किया था। सो जिस किस्म से ये वैंडलाइज हुआ वो जेन जी ने कभी नहीं किया था, जेन जी के नाम पे हुआ था। अभी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो आगे आएगा। पर एक बात आपको मैं कह देता हूँ, जेन जी कभी भी ये वायलेंस करने का जेन जी का इंटेंशन नहीं था। जेन जी के नाम पे वायलेंस हुआ है। अभी बहुत लोगों को पता भी चल गया है किन लोगों ने किया था, कैसे किया था, वो भी पता चल गया है। पर जेन जी का ये इंटेंशन कभी नहीं था। सत्ता पलट भी जेन जी का इंटेंशन नहीं था। सत्ता पलट हुआ, नागरिक सरकार बना, पर जेन जी का इंटेंशन ये वेंडलाइज भी नहीं था। सो जिन लोगों ने वेंडलाइज किया था उन लोगों को अभी इन्वेस्टिगेट होकर वो आगे तो जरूर आएंगे, क्योंकि वी हैव इनफ फुटेजेस किन लोगों ने किया, कैसे किया। ये नेपाल का सिंह दरबार है। 9 सितंबर को उग्र भीड़ ने यहाँ भी जमकर आगजनी की थी, लेकिन अब अगले 6 महीने यही सिंह दरबार तय करेगा कि नेपाल का भविष्य क्या होगा, क्योंकि इसी सिंह दरबार से सुशीला कार्की अगले 6 महीने तक अंतरिम सरकार चलाएंगी। इसके लिए इस जगह को अंदर से रेनोवेट किया जा रहा है। फर्नीचर, सोफे, कुर्सियां और टीवी लगाए गए। जले के निशान मिटाए जा रहे हैं। चूंकि सिंह दरबार में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पूरी तरह जल गया था, इसलिए नेपाल के गृह मंत्रालय भवन को प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया गया है। हम इस समय सिंह दरबार में हैं और नेपाल में अब इंतरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पहली महिला प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय है। यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय समेत 20 अलग अलग मंत्रालयों का ऑफिस था, लेकिन जब जेन जी का प्रोटेस्ट हुआ तो इसे आग के हवाले कर दिया गया। अब पूरी तरह से ये जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त है, इमारत पूरी खराब हो चुकी है। हालांकि शीतल भवन यानी राष्ट्रपति भवन के अंदर कल देर रात सुशीला कार्की ने ओथ ली। उस दौरान करीबन 15 से ज्यादा एम्बेसडर्स अलग अलग कंट्रीज के वहां पे मौजूद थे। भारत के एम्बेसडर भी वहां पे मौजूद थे और शपथ लेने के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब नेपाल के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। यहाँ पर अब पूरी तैयारी की गई है ताकि जो स्ट्रक्चर है उसे फिर से एक बार ठीक कर सके। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अभी के हालात में
जो आर्मी रोड्स पर दिखाई दे रही थी अब वो रोड्स पर नहीं है। दरअसल उनको पीछे रख लिया गया है, पीछे भेज दिया गया है। उसके साथ साथ जो मेन एरियाज हैं जिसमें से शीतल भवन या फिर पार्लियामेंट हाउस, सिंह दरबार, उसके साथ साथ जो पुलिस हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर, केवल यहीं पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट है। हालांकि नेपाल का जो हाल है, जिस तरह की अराजकता है, प्रदर्शन के दौरान पिछले 4 दिनों से जो आगजनी और हिंसा हुई, बर्बादी का जो मंजर है, उन हालात में नेपाल को पटरी पर लाना, सारे सिस्टम को दुरुस्त करना सुशीला कार्की के लिए आसान नहीं होगा। उनका सबसे बड़ा और पहला टारगेट उन वादों को पूरा करना है जो उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले जेन जी प्रदर्शनकारियों से किया है। नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। जेन जी को सुशीला कार्की की से बहुत ज्यादा उम्मीद है। सुशीला कार्की के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तबाह हो चुके नेपाल को दोबारा से खड़ा करने और शांति स्थापित करने पर है। दूसरी ओर भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर में अब पूरी तरह से शांति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में हैं। प्रधानमंत्री आज मणिपुर में सबसे पहले उस चूरा चांदपुर गए जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री इम्फाल में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी कुकी बहुल चूरा चांदपुर गए। प्रधानमंत्री ने चूरा चांदपुर में विस्थापित परिवारों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और फिर चूरा चांदपुर को 7,300 करोड़ की सौगात दी। अब पीएम इम्फाल पहुंचने वाले हैं जहां वो 1,200 करोड़ की सौगात देंगे, यानी कि आज मणिपुर को कुल 8,500 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। यानी मोदी सरकार मणिपुर के लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। हाल में ही करीब 3,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं मणिपुर के ट्राइबल नौजवानों के सपने और उनके संघर्षों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए अलग अलग समाधानों पर काम हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि गवर्नेंस की जो लोकल बॉडीज है उनको भी मजबूत किया जाए। इनके विकास के लिए उचित फंड्स की व्यवस्था भी की जा रही है। जातीय हिंसा के 28 महीने बाद पहली बार ये मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले आज चूरा चांदपुर गए। प्रधानमंत्री मोदी के इम्फाल से हेलीकॉप्टर से चूरा चांदपुर जाना था, लेकिन बारिश और मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को हेलीकॉप्टर से वहां जाना संभव नहीं था और ऐसे में पीएम मोदी सड़क के रास्ते इम्फाल से चूरा चांदपुर तक गए। इस दौरान सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते नजर आए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी किया है। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मणिपुर मिशन की शुरुआत चूराचांदपुर से की, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा यहीं हुई थी। ये कुकी बोल इलाका है। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे। पीएम मोदी ने आज सबसे पहले विस्थापितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। शिविर कैंप में प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से बात करते भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने चूराचांदपुर में एक जनसभा को भी संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने 2 कलर की शॉल ओढ़ रखी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों ही शॉल कुकी जनजाति के 2 अलग अलग समुदाय का प्रतीक है। साथ ही ये शांति और समृद्धि का परिचायक भी है। पिछले 28 महीनों में प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाने की जगह वहां शांति स्थापित करने और विकास का नया सवेरा लाने के लिए प्रयास किया। 4 सितंबर को कुकी और मैतेई के बीच समझौता कराया। दोनों के बीच जो अविश्वास की खाई थी उसे कम किया और अब विकास को रफ्तार देने के लिए 8,500 करोड़ की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील भी की है। हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा था कि मणिपुर कब जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चूराचांदपुर वहां पर पहुंचकर विपक्ष के जो सवाल थे उसका जवाब भी दे दिया। दरअसल मणिपुर में जातीय संघर्ष कोई नई बात नहीं है। साल 1993 में मैतेई पंगल संघर्ष हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद 1993 से 1998 तक नागा और कुकी संघर्ष 5 वर्षों तक चला था, जिसमें 750 लोगों की मौत हुई। इसके बाद साल 1997 और 98 में कुकी मैतेई संघर्ष में 352 मौतें हुई थी। 50 से ज्यादा गांव जला दिए गए थे और 40,000 लोग विस्थापित हुए थे। और अब ये कुकी और मैतेई के बीच में पिछले 2 साल से संघर्ष जारी है, जिसमें 200 से 60 से ज्यादा लोग अब तक मारे गए हैं। पिछले 11 सालों में कई संघर्षों को खत्म किया भी जा चुका है। साथियों, मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे की पूरी वजह क्या है वो समझिएगा। मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू हुआ हाईकोर्ट के एक फैसले के साथ, जिसमें मैतेई को एसटी में शामिल करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद मैतेई और कुकी आमने सामने आ गए। मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का
निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। कल तक विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर जाने की मांग कर रहा था, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर गए तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जाने में काफी देर कर दी। I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited much long before, and it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप के झटकों से रूस एक बार फिर हिल गया है। पूर्वी रूस के कामचटका इलाके में शक्तिशाली भूकंप से खलबली मच गई है। तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रूस के जिस इलाके में जलजला आया है, करीब 1.5 महीने पहले आपको याद होगा यहीं पर एक बड़ा भूकंप भी आया। ऐसे में सवाल यह है कि रूस के कामचटका में ही बार बार धरती क्यों हिलती है? क्या यह बड़ी तबाही का सायरन है? रूस में आए इस भयंकर भूकंप से अमेरिका और चीन में क्यों हड़कंप मचा है? इस रिपोर्ट में समझिए सब कुछ। रूस में भयंकर भूकंप, अमेरिका चीन में क्यों हड़कंप? रूस के कामचटका में जलजला, सुनामी का बढ़ा खतरा। पूर्वी रूस में क्यों आता है भूकंप? क्यों मचती है तबाही? रूस में एक बार फिर जलजला आया है। शक्तिशाली भूकंप के झटकों से रूस की धरती फिर से कांप उठी है। रूस का कामचटका इलाका एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल गया। ये वही इलाका है जहां करीब 1.5 महीने पहले 8.8 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया था और उस समय प्रशांत महासागर के कई हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी थी। इसी वजह से ताजा भूकंप ने लोगों में चिंता और बढ़ा दी है। भूकंप इतना भयंकर था कि लोगों के होश उड़ गए। कई शहरों में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से निकल गए। रूस में आए इस जोरदार भूकंप की एक तस्वीर देखिए। बेडरूम में लगा झूमर हिलने लगा, दरवाजे और अलमारी भी हिलने लगी। लोग दहशत में आ गए। भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी। 7.4 की इंटेंसिटी वाले भूकंप से रूस में हड़कंप मच गया। रूस से आई एक और तस्वीर देखिए। दफ्तर में लगी घड़ी हिलने लगी, ऑफिस में लगा झूमर भी हिलने लगा। लोगों को जैसे ही एहसास हुआ कि यह भयानक भूकंप है, लोग दफ्तरों से बाहर निकल आए। रूस से आई ये डराने वाली तस्वीर देखिए, जहां दफ्तर में लगा टीवी स्क्रीन भी हिलने लगा। यूएसजीएस यानी अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई।
भूकंप का केंद्र कामचटका के प्रशासनिक केंद्र पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचत्स्की से 111 किलोमीटर पूर्व में था। भूकंप का एपिसेंटर जमीन के नीचे 39.5 किलोमीटर की गहराई पर था। रूस में लोगों को समंदर और उसके आसपास के इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। और अब खबर कोल्हापुर से है, जहां अवैध संबंध के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पड़ोस में एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जहां ये पूरी घटना उसी कैमरे में कैद हुई है। दरअसल महेश राजेंद्र राख नाम के एक शख्स पर महिला के पति आदित्य को शक था, जिसके कारण आदित्य ने साथियों के साथ मिलकर उसकी पीट कर हत्या कर दी। हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोल्हापुर का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपने पत्नी के दोस्त की पीट कर हत्या कर दी। बिहार के भोजपुर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पटना एसटीएफ ने शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 10 में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा, जिसमें एसटीएफ ने AK-47, एक राइफल, एक बंदूक, 2 पिस्टल, 2 देशी कट्टा, एक रिवॉल्वर और 70 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस छापेमारी में 2 तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर तत्काल कुछ भी कहने से इनकार किया है।